1200 दिनों में मनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा और बेहतरीन जहाज़ जब अपना पहले सफ़र के आगाज़ के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद सुकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज़ में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग टॉप पर टाइटैनिक के पहले सफ़र का आगाज़ देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर्स को और ना ही अलविदा करने वाले लोगों को, लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जो जहाज़ कुछ ही देर में रवाना होने वाला है उसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई जो इस जहाज़ को हादसे का शिकार बनाने वाली है। दोस्तों, आज आप जानेंगे अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर टाइटैनिक जहाज़ की 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में फेमस होता। आखिर कौन सी ऐसी 6 गलतियां थी जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नज़र नहीं आई? कैप्टन के 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़े, ये गलतियां टाइटैनिक को ऑपरेट करने वाली कंपनी द व्हाइट स्टार लाइन, जिसको 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, उनको भी नज़र नहीं आई। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ को भी नज़र नहीं आई, जिन्होंने सिर्फ टाइटैनिक से पहले ही 500 से ज़्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज़ को तैयार कर लिया गया। अब जहाज़ पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन इसको टेस्ट करने का फेज़ अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का उस पर भरोसा तब बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना टेस्ट कामयाबी से पार कर लिया था। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी न डूबने वाला जहाज़ बना लिया गया है। जहाज़ का पहला सफ़र इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया, जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के इकोनॉमिक पोर्शन में सफ़र करने की कीमत $30, जबकि फर्स्ट क्लास में सफ़र करने की कीमत $150 थी, जो आज के दौर में 3,40,000 रुपये बनते हैं। इस मार्केटिंग के नतीजे में जल्दी से सारी टिकटें बुक कर ली गई और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र का आगाज़ करने वाली थी। मिस्टेक नंबर 1। दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी, किसी भी कीमत में 17 अप्रैल तक, यानी सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज़ की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज़ कर दी थी और यही थी टाइटैनिक जहाज़ की सबसे पहली गलती। कैप्टन को दी गई इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफ़र था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम पर ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान पहुंचता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन हो या फिर जहाज़, उनके कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जिनमें स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर का एक पार्ट होता है और वो पार्ट टाइटैनिक के सफ़र के आगाज़ में ही वायलेट किया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज़ साउथहैम्पटन के बोर्ड को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समुद्र के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2। अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर के स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से लगातार न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समुद्र पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और जहाज़, जो कि टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समुद्र पर तैरती हुई चट्टानें यानी आइस बॉक्स के बारे में चेतावनी दी थी। एक्सपर्ट का मानना है कि ये वार्निंग भी कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स की कोताही की वजह से इंतहाई इंपॉर्टेंट वार्निंग इनसे मिस हो गई। उनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक की दूसरी गलती, क्योंकि टाइटैनिक अपने दौर का पहला लग्जरी जहाज़ था और इसमें कई VIPs भी मौजूद थे। इसी वजह से ज़्यादातर टाइटैनिक का हमला फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स की खिदमत में मौसूफ था। अगर इन वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही कुछ और होता। मिस्टेक नंबर 3। जहाज़ की स्पीड भी ज़्यादा थी और उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी और अब टाइटैनिक बहुत तेज़ी से बेखौफ आगे आइस की रेंज की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज़ के पहरेदार अलर्ट थे, जो किसी भी आइस बल्ब की इतला दूर से ही देखने पर कैप्टन को देने के लिए रेडी थे। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज़
थी ही नहीं थी और वो चीज़ थी दूरबीन। जी हाँ, पहरेदार अलर्ट तो थे लेकिन बर्फ़ की चट्टानों को दूर से देखने वाली दूरबीन उनके पास मौजूद ही नहीं थी। यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। आइस बर्फ की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज़ के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज़ के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल फील्ड की साइज जितना एक आइस बल्ब है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आइस बल्ब बहुत करीब आ गया था। क्योंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप को ऐसे आइस बल्ब का सामना करना पड़ता है जिसको आराम से बड़े बड़े जहाज़ हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइस बल्ब की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज़ के इंजन को बंद करने का मौका दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का भी ऑर्डर दिया। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की पूरी कोशिश की लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फजूल रहा। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने की काफ़ी उम्मीद बाकी थी। ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग जहाज़ की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए या फिर आइसबर्ग जहाज़ से टकराते ही खुद ही टूट जाए। और शायद होता भी ऐसे ही अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम ना दिखाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिविट्स लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थी। इन रिविट्स का काम लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े रखना होता है लेकिन चूंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहाँ के रिविट्स प्रेशर की वजह से खुल गए और फिर वही हुआ जिसका कैप्टन स्मिथ को डर था को नुकसान ना पहुंचाए या फिर आइसबर्ग जहाज़ से टकराते ही खुद ही टूट जाए। और शायद होता भी ऐसे ही अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम ना दिखाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिविट्स लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थी। इन रिविट्स का काम लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े रखना होता है लेकिन चूंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहाँ के रिविट्स प्रेशर की वजह से खुल गए और फिर वही हुआ जिसका कैप्टन स्मिथ को डर था। टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी बढ़ना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक मंजर ने पूरे अमले और पैसेंजर्स को अलर्ट कर दिया था और साथ ही जहाज में मौजूद टाइटैनिक के मालिक यूसुफ ब्रूस को भी। बेशक जहाज में पानी बढ़ना शुरू हो गया था लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर्स में पानी बढ़ भी जाए तो फिर भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन बदकिस्मती थी इस जहाज़ की कि 3 फ्लोर्स को क्रॉस करके पानी अब चौथे फ्लोर्स तक जा पहुंचा था। अब मामला हाथ से निकल चुका था। अब आहिस्ता आहिस्ता ओशन में डूबता चला जा रहा था जहाज़। अब जहाज़ की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद पैसेंजर्स की जान बचाने का समय आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में शिफ्ट करने का प्लान बनाया गया। लेकिन इस मौके पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया। जी हाँ, जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट्स की जगह थी लेकिन कोताही की वजह से केवल 20 बोट्स ही रखी गई थी। पैसेंजर्स थे 1500 और बोट थी सिर्फ 20। मिस्टेक्स नंबर 6। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर शख्स उन चंद गिनी चुनी कश्ती में सवार होना चाहता था। 12:45 पर पहली इमरजेंसी कश्ती समुद्र में उतारी गई लेकिन जहां हुई एक और छठी गलती। अफरा तफरी के आलम में कश्तियों को पूरा बड़े बगैर ही कश्तियों को समुद्र में उतारा गया जिसमें सबसे पहले फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स वालों को पहल दी गई थी। यानी जो लोग अमीर थे उनको पहले बिठाया गया। अगर ज़्यादा लोग बिठाए जाते तो इंसानी जानें कम जाती। अब जहाज तेज़ी से समुद्र में डूबता जा रहा था। 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनियां बंद हो गई थी और अगले ही लम्हे जहाज के 2 टुकड़े हो गए। यूं टाइटैनिक को समुद्र के अंदर डूबने के लिए केवल 2 घंटे 40 मिनट लगे और इस तरह लोग 1500 पैसेंजर्स ठंडे पानी में डूबकर मर गए।